हेलो बच्चों, मैं जय कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम बच्चों हम 12th क्लास से जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी तक 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट में बताया कि अभी हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया वेग के प्रकार पढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपसे डिस्कस कर लिया था कि अभिक्रिया वेग के जो प्रकार हैं वो 3 टाइप हैं या 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला था औसत अभिक्रिया वेग यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा मैंने बात की थी बच्चों तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड था हमारा प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, इट मींस इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं औसत अभिक्रिया वेग की। औसत अभिक्रिया वेग, इट मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये जो औसत अभिक्रिया वेग है इसे मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो इसे हम आर एवरेज से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? आर एवरेज से लिख सकते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अभिक्रिया वेग क्या है। तो अभिक्रिया वेग में आपने बच्चों देखा कि जो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगने वाला समय है, इन दोनों का जो अनुपात था वो था हमारे पास क्या? अभिक्रिया वेग, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं औसत अभिक्रिया वेग की। एक्चुअल में तो ये कहा जाता है कि जो औसत अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हमने देखा था R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। प्लस माइनस साइन की यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। माइनस साइन बच्चों रिएक्टेंट्स के लिए है, क्रियाकारक के लिए है, क्योंकि क्रियाकारक की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और प्लस साइन जो है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, क्योंकि जो उत्पाद की सांद्रता है वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो अब देखिएगा, अगर मैं औसत अभिक्रिया वेग की बात करूं तो औसत अभिक्रिया वेग भी क्या है? वही अभिक्रिया वेग ही है। इसमें हम एक निश्चित समय अंतराल लेते हैं। वहां मैंने इकाई समय मानकर डेफिनेशन बनाया था, यहां मैं क्या लूंगा? एक निश्चित समय अंतराल, यानी कि कोई भी डेफिनेट टाइम का इंटरवल ले सकते हैं। तो जैसे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसके लिए जो फॉर्मूला है आर एवरेज के लिए, तो बच्चों औसत जो अभिक्रिया वेग है वो क्या होगा? क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्रियाकारक या फिर उत्पाद, एक लेना है दोनों में से, या तो रिएक्टेंट लीजिए या प्रोडक्ट लीजिए। तो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इट मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। अब ये जो परिवर्तन में लगने वाला समय है ये टाइम का एक इंटरवल है, कोई एक डेफिनेट टाइम इंटरवल है, यानी कि निश्चित समय अंतराल है। ठीक है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं समय में परिवर्तन। समय में कौन सा परिवर्तन देखेंगे? जिस टाइम में ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो। अगर मैं यहां से औसत अभिक्रिया वेग का डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक निश्चित समय अंतराल में, कोई भी डेफिनेट टाइम इंटरवल में जो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है वही क्या है? औसत अभिक्रिया वेग है। तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ये जो औसत अभिक्रिया वेग है इसको मैं ग्राफ से भी समझ सकता हूं। किससे भी हम इसे समझ सकते हैं बच्चों? ग्राफ से भी इसे समझा जा सकता है।
ग्राफ से किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि R इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ठीक है। देखो बच्चों मैं दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किस किस के लिए, एक रिएक्टेंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूं और एक प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि दो ग्राफ बना रहा हूं यहां पे मैं, देखिएगा जरा ध्यान से। एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यार एक काम करते हैं, इसे नीचे बना लेते हैं। तो पहले हम रिएक्टेंट के लिए देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट के लिए देख लेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्रियाकारक के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो यहां मैंने क्रियाकारक की क्या ले ली है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने यहां पे लिया है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने इस एक्सिस पे ले लिया है, और जो ये एक्सिस है यहां पे मैंने किसे लिया है, समय को लिया है, इट मींस टी। क्लियर है बच्चों, यहां पे मैंने किसको लिया है, आर, यानी कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ क्या होता है इनके बीच में, इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए सांद्रता और समय के बीच में हमने ये ग्राफ खींचा है। मैं क्या करता हूं कि किसी विशिष्ट समय के संगत एक विशिष्ट सांद्रता देखता हूं, दो अलग अलग समय पर, ठीक है। तो यानी कि कोई भी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में मैं कोई स्पेसिफिक टाइम के रेफरेंस में मैं स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन देख रहा हूं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जब यहां पे टाइम बराबर क्या है बच्चों, 0 है, यानी कि इट मींस अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अभी टाइम इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने माना कि कोई टाइम t1 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से, टाइम t1 पर जो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसे मैंने मान लिया है R1, ठीक है। जब टाइम t1 है तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R1 है। अब जब टाइम बढ़कर कितना हुआ, t2, तो इस t2 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है बच्चों, ये R2। क्लियर है। तो t1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है R1 और t2 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है बच्चों, R2 है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं तो यहां क्या लिखूंगा कि जो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। अब देखिएगा, इट मींस R एवरेज बराबर, देखिए जो रिएक्टेंट है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि मैंने अगर माना कि यहां पर जब टाइम 5 मिनट था तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था कि 100 से कम, यहाँ पे स्टार्ट में 100 मोल पर लीटर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। क्रियाकारक की जो हमने प्रारंभिक सांद्रता है बच्चों वो कितनी मान ली है, 100 मोल पर लीटर मान ली है, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि जैसे ही टाइम 5 मिनट हुआ, यानी कि 5 मिनट्स पर, आफ्टर 5 मिनट्स यहां से जो 20 मोल पर लीटर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट में 100 था, अब 20 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा t1 टाइम पर, R1, यानी कि अब 80 मोल हमारे पास बचा है, ठीक है। अब t2 यानी कि 10 मिनट, यानी कि कुछ समय बाद 10 मिनट पर क्या हुआ कि 20 मोल और किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 60 बचा। तो जब 5 मिनट मैंने टाइम दिया है तब हमारे पास जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, क्रियाकारक की सांद्रता है, वो कितनी है बच्चों, 80 रह गई, ठीक है, 100 से। और जब 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूं तब कितना रह गया, 60 ही रह गया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो साइन कौन सा यूज करेंगे बच्चों रिएक्टेंट के लिए, माइनस साइन, ठीक है। ज्यादा कौन सी है, R1, कम कौन सी है, R2, तो R1 माइनस R2। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो ज्यादा टाइम कौन सा है, t2 माइनस क्या बच्चों, t1। क्लियर है। अब देखिए
इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, आर एवरेज बराबर माइनस R1 माइनस R2। इट मीन्स ये क्या है, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा आर को मैंने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, क्यों, क्योंकि ये किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मास या मैं कहूं कॉन्सेंट्रेशन को। तो किसी को भी अगर बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी सांद्रता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और T2 माइनस T1 ये जो टाइम का इंटरवल है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा T। तो रिएक्टेंट के लिए बच्चों जो औसत अभिक्रिया वेग या एवरेज रिएक्शन ऑफ रेट, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आया है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आया है। क्लियर है। अब देखिएगा जरा सेकंड, अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, ये किसके लिए था, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है 4 रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, यानी कि क्रियाकारक के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि उत्पाद के लिए। तो देखो बच्चों, उत्पाद के लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसे, देखना जरा। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहां मैं ले रहा हूं उत्पाद की सांद्रता, यहां मैं क्या ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया मैंने, टाइम, यानी कि समय। समय को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उत्पाद की जो सांद्रता है इसे हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, पी से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ती जाती है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ ये देखिए उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मैं वही स्पेसिफिक टाइम के रेफरेंस में स्पेसिफिक कंसंट्रेशन देख रहा हूं, ठीक है, यानी कि विशिष्ट समय के संगत मैं क्या देख रहा हूं, विशिष्ट सांद्रता देख रहा हूं। तो देखिएगा जरा, यहां मैंने टाइम लिया है T1 और यहां मैंने टाइम लिया है क्या बच्चों, T2। अब देखो जो ग्राफ ड्रॉ किया है, सॉरी तो ये तो मैंने लिया क्या, P1, और ये मैंने क्या लिया, P2। अब ज्यादा कौन है इस बार, P2 क्या है, P1 से ज्यादा है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं R एवरेज, अब की बार मैं किसके लिए लिख रहा हूं, प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं। तो अब की बार जो मैंने औसत अभिक्रिया वेग R एवरेज लिखा वो कितना होगा, अब की बार साइन कौन सा, प्लस साइन, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। इट मीन्स प्लस P2 माइनस P1, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये कम है, इसलिए ज्यादा में से कम को जब माइनस किया तो P2 माइनस P1, और नीचे क्या, P2 माइनस P1। तो ये जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो गया, ये किसमें हो गया, टाइम में डिफरेंस हो गया। अब मैं बात करूं R एवरेज, इसे मैं किस तरह से भी लिख सकता हूं, प्लस, और चेंजेस को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, और किसमें चेंज हो रहा है, P, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, और नीचे क्या लिखूंगा बच्चों, डेल्टा T। तो R एवरेज बराबर हमारे पास क्या आ गया है, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो अगर हमें क्रियाकारक की बात करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें प्रोडक्ट के लिए बात करनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें जनरल बात करनी है तो बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल, इसका जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के प्लस माइनस, देखिए न्यूमेरिकल में प्लस माइनस साइन आपको यूज नहीं करना है,
आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, चाहे वो रिएक्टेंट्स की है चाहे वो प्रोडक्ट की है, ठीक है, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है उसमें आपको चेंज लिखना है, ठीक है, उसमें आपको क्या देखना है, चेंज देखना है कि चेंज कितना हो रहा है। और चेंज देखने के लिए आपको जो भी बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटे वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया वेग यानी कि औसत अभिक्रिया वेग जो पहला टाइप था अभिक्रिया वेग का, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं इसी चैप्टर में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो है मास एक्शन लॉ, जो गुलबर्ग बागी का नियम भी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इट मींस स्मॉल आर, वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, जो क्रिया कारकों की सांद्रताओं का गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, या फिर मैं कहूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल या क्रिया कारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, इस पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा, कौन, अभिक्रिया का वेग। क्लियर है बच्चों। तो अब मुझे बताइए कि जब टाइम स्टार्ट में 0 है, ठीक है, तब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, और जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है इट मींस यहां पर जो रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट मैक्सिमम है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर जो रिएक्टेंट है यानी कि जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता है वो क्या है, अलग अलग। शुरू में अलग थी, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा अब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम होके अलग हो गई है, फिर और टाइम बढ़ा कॉन्सेंट्रेशन और कम हुई है, यानी कि बार बार टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्रियाकारकों की जो सांद्रता है वो क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। अब बच्चों अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदलती जा रही है तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि औसत अभिक्रिया वेग को हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वास्तविक वेग नहीं मान सकते हैं। औसत अभिक्रिया वेग को हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वास्तविक वेग नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस औसत अभिक्रिया वेग की तुलना में तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग ज्यादा सही माना गया है। अगर बिल्कुल किसी पॉइंट पर हम बात करें तो वो क्या है, तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है, उसे औसत अभिक्रिया वेग की तुलना में ज्यादा सही माना गया है। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करें तो जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे वो ज्यादातर कहां से सॉल्व होंगे, औसत अभिक्रिया वेग से सॉल्व होंगे, यानी कि इसी फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स बनकर आएंगे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो टाइप है कौन सा है, तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग, वो डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिएगा एक बार सामने, अब हम बात कर रहे हैं तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग की। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस तो तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो अभिक्रिया का वेग है वही तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। नाम से भी पता चल रहा है कि किसी क्षण पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो अभिक्रिया वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वही क्या है, तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है, ठीक है। अब देखिए ये जो तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है इसे बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा
जो तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है इसे हम जब भी ज्ञात करेंगे, ये हमेशा ज्ञात किया जाएगा एक सूक्ष्म समय अंतराल के लिए। एक सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हम इसे ज्ञात करेंगे, और ये ऐसा टाइम का पीरियड है, यानी कि जो माइन्यूट टाइम इंटरवल हमने लिया है, ये जो सूक्ष्म समय अंतराल हमने लिया है, ये माना जाता है कि इस समय अंतराल में, ये इतना कम टाइम का इंटरवल है कि इस टाइम पीरियड में जो क्रियाकारक या फिर जो उत्पाद है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए क्या रह जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, स्थिर हो जाता है। इतना कम टाइम हमने क्या किया है यहाँ पर माना है। ठीक है, तो किसी सूक्ष्म समय अंतराल जिसमें कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उस समय पीरियड पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उस टाइम में, वही क्या है, तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है इसे भी मैं किससे ज्ञात कर सकता हूं, ग्राफ से ज्ञात कर सकता हूं। किससे देख सकता हूं, ग्राफ से देख सकता हूं। देखिएगा, इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से हम देखेंगे इसको, एक टेंजेंट लाइन खींच के, एक स्पर्श रेखा खींच के। तो ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों, मैंने क्या किया कि इधर मैंने ले लिया क्या, सांद्रता। ठीक है, और यहां मैंने बात की किसके बारे में, टाइम, यानी कि समय के बारे में। इसको अपन टी मान लेते हैं, इसको अपन क्या किससे प्रेजेंट कर लेते हैं, सी से प्रेजेंट कर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने इस एक्सिस पर सांद्रता लिया है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया है, और यहां पे क्या लिया है, टाइम, जिसे हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि एक ग्राफ बना रहा हूं, किसके बीच में, सांद्रता और समय के बीच में। और ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मैंने क्रियाकारक के लिए खींचा है, यानी कि रिएक्टेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो देखिएगा जरा, यहां पे मैंने क्या किया, एक बिल्कुल सूक्ष्म समय अंतराल, समय का जो अक्ष है, यहां पे मैंने एक सूक्ष्म समय अंतराल मान लिया। ठीक है, और इस सूक्ष्म समय अंतराल के संगत ही मैंने क्या मान लिया, सांद्रता अक्ष पर एक जो सांद्रता में परिवर्तन मान लिया कि ये जो सूक्ष्म समय अंतराल है उसमें सांद्रता क्या है, यानी कि सांद्रता को अपन स्थिर मान रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसके दौरान सांद्रता क्या रहेगी, वो मैंने इस पॉइंट पर, यानी कि इस एक्सिस पर मान ली है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, यहां से मैं एक लाइन इधर बनाता हूं और एक लाइन इधर बनाता हूं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, जो दोनों लाइंस हैं, ये ग्राफ पर जहां मिलती हैं उसे हम एक बिंदु बना लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे मैंने नाम दिया है क्या, ए। इसे मैंने क्या नाम दिया है, ए। इस बिंदु ए पर मैं क्या करता हूं, स्पर्श रेखा खींचता हूं। इस बिंदु ए पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं। टेंजेंट लाइन मैंने यहां पर एक बनाई है, स्पर्श रेखा बनाई है। ये कहते हैं कि इस स्पर्श रेखा का विशिष्ट समय के संगत मैंने एक विशिष्ट सांद्रता मान ली है। जब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाया तो ये ग्राफ पर जिस बिंदु पर आपस में क्रॉस हुई उस बिंदु को मैंने क्या मान लिया है, ए बिंदु मान लिया है। ठीक है, इस बिंदु ए पर मैंने क्या बनाई है बच्चों, स्पर्श रेखा बनाई है। देखिएगा, ये जो स्पर्श रेखा है इससे मैंने बना लिया है त्रिभुज। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा हमने बनाई है, टेंजेंट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस स्पर्श रेखा का ढाल, प्रवणता या मैं कहूं स्लोप, ठीक है, वही क्या है, तार्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि जो आर इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, ये क्या है, ये जो ग्राफ बना है इसमें जो स्पर्श रेखा है इसकी जो ढाल है, चाहे आप इसे ढाल कहिए या आप इसे प्रवणता कहिए या आप इसे स्लोप भी कह सकते हैं, यही क्या है बच्चों, अभिक्रिया का
तात्क्षणिक वेग है, ठीक है, या तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। और जो स्लोप है उसे हम किसके बराबर में मानते हैं, tan थीटा के बराबर माना जाता है। क्लियर है? आपने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा कि जो tan थीटा है, जो tan थीटा है उसे हम किस तरह से निकालते हैं, लाल बटे कर्का। पढ़ा है आपने, 9th में पढ़ा होगा सारे बच्चों ने। तो यहां पे जो tan थीटा है, साइन, कोस और tan, तो tan के लिए हम क्या लेते हैं, L/A। L का मतलब यहां पे क्या है बच्चों, लंब, ठीक है, और A का मतलब क्या है बच्चों, आधार। क्लियर है बात? तो लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो मैंने स्पर्श रेखा खींची है, यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इसे मैंने नाम दिया A B C, सॉरी इसका PQR नाम दे दीजिए, क्योंकि A पॉइंट हमने यहां पे ले लिया है, इसलिए इसे हमने क्या दे दिया है नाम, PQR, ठीक है। तो इसे हमने PQR नाम दिया है। देखो ये जो PQ है, ये तो किसको दिखा रहा है, सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन को, यानी कि सांद्रता जिसको हमने सूक्ष्म परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि उसे हमने लगभग स्थिर मान लिया है, ठीक है। तो इसे हम किससे लिख रहे हैं, dt से। किससे लिख रहे हैं बच्चों, dt से। d का मतलब क्या है कि माइन्यूट चेंजेस हो रहे, ठीक है। और यहां सॉरी इसे हम लिख रहे हैं dc से, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन, इसे dc से लिखा है। और इसे मैं जो लिख रहा हूं QR को, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे dt से। इट मींस टाइम में बिल्कुल माइन्यूट चेंज हुआ है। तो इस जो QR के रेफरेंस में जो, यानी कि QR क्या है, टाइम में माइन्यूट चेंज है, जो समय है उसमें सूक्ष्म परिवर्तन है, और इसके रेफरेंस में इसके संगत सांद्रता में जो सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन में माइन्यूट चेंज हुआ है, वो क्या है, DC है। तो बच्चों ये PQ लंब बटे आधार, लंब कौन है यहाँ पे PQ, और आधार कौन है यहाँ पे QR, तो PQ अपॉन QR, ठीक है। इसका मतलब R इंस्टेंटेनियस क्या आ गया आपके पास, देखिए PQ क्या है, DC, और QR क्या है, DT। और हम यहां पर चाहें तो प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल्स में सबकी जरूरत नहीं है, प्लस माइनस साइन का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्या है। तो R इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस DC अपॉन DT। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो अभिक्रिया का वेग है वही क्या है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। इसे हम R इंस्टेंटेनियस से क्या कर रहे हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है, ये बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल के लिए देखा जाता है, इतना कम टाइम पीरियड जिसमें हम ये मान सकते हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, स्थिर हो गई है, ठीक है। इसे मैं ग्राफ से भी देख सकता हूं कि तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को हम ग्राफ से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से देखने के लिए हमने क्या किया, सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ प्लॉट किया। इसमें मैंने क्या किया कि क्रियाकारक की सांद्रता के लिए ग्राफ खींचा, जिसमें क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मैंने यहां पर एक टाइम के रेफरेंस में एक पॉइंट क्या माना है, C माना है, यानी कि टाइम के रेफरेंस में किसको लिया है, कॉन्सेंट्रेशन को लिया है, सांद्रता को लिया है। जब मैंने यहां से दो लाइन खींची है, तो ये जो दोनों लाइनें ग्राफ पर जिस पॉइंट पर जाकर के क्रॉस होती हैं, उस पॉइंट को मैंने A मान लिया है। ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो टाइम का पॉइंट है T, और ये जो सांद्रता का पॉइंट है C। यहां से मैंने दो लाइन खींची, एक इधर और एक इधर। तो ग्राफ पर ये किस पॉइंट पर जाकर के क्रॉस हुई, A पॉइंट पर। इस A पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींची, जिससे मैंने एक त्रिभुज बनाया PQR। अब यहाँ पर जो PQ है वो तो सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन को दिखा रहा है, और जो QR है वो किसको दिखा रहा है, समय में सूक्ष्म परिवर्तन को दिखा रहा है। PQ जो है बच्चों इस त्रिभुज का लंब है, और QR क्या है, इस त्रिभुज का आधार है। R इंस्टेंटेनियस मैंने क्या कहा कि स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता या स्लोप ही क्या है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है। तो देखिएगा जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। तो R इंस्टेंटेनियस बराबर स्लोप बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर PQ अपॉन क्या, QR, ठीक है। PQ क्या है बच्चों, DC, और QR क्या है, DT। तो R इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस माइनस DC अपॉन DT। तो ये हमारे पास क्या आ गया है,
दार्शनिक अभिक्रिया वेग। इसके बाद हम एक और टाइप डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट जो है वो है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इनिशियल रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, यानी कि प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग होगा वही प्रारंभिक अभिक्रिया वेग होगा। प्रारंभ कब? यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, या रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में जो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई क्रियाकारक किसमें बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, इट मींस टाइम इज इक्वल टू टी बराबर 0। ठीक है, टाइम इट मींस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए जब टाइम बराबर 0 है, टाइम बराबर जब 0 है तो इट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका? रिएक्टेंट का, वो मैक्सिमम है। क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए क्रियाकारक ने उत्पाद में बदलना शुरू नहीं किया है। तो जो क्रियाकारक की अभी बच्चों सांद्रता है वो मैक्सिमम है, अधिकतम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्ट का धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी स्टार्ट में तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0 है। तो शुरू में क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम है और उत्पाद की जो सांद्रता है बच्चों वो क्या है? न्यूनतम, इट मींस 0 है। ठीक है, और हमें पता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती है। तो प्रारंभ में जब क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो बस इतना लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में या मैं कहूं प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम होती है और इस समय ही जो प्रारंभिक अभिक्रिया वेग है वो भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, अगर इसे हम ग्राफ से समझना चाहें तो देखिए तो जरा ध्यान से, ग्राफ से इसे हम समझिए तो कैसे समझ सकते हैं? वही एक ग्राफ बना रहे हैं, किसके बीच में? सांद्रता और समय के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं। देखना जरा ध्यान से, सांद्रता और समय के बीच में जब हम एक ग्राफ बना रहे हैं तो यहां मैंने ली है सांद्रता, इट मींस C। ठीक है बच्चों, और यहां मैंने किसे लिया है? समय को लिया है, इट मींस T। क्लियर है? देखिए वही मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसके लिए? क्रियाकारक के लिए। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि किसकी सांद्रता देख रहे हैं हम यहाँ पे? क्रियाकारक की सांद्रता देख रहे हैं। ठीक है, किसकी देख रहे हैं? क्रियाकारक। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पे भी हमने सांद्रता किसकी देखी थी? क्रियाकारक की। मैंने बोल दिया था, लिख भी देता हूं। तो ये भी किसकी सांद्रता है? क्रियाकारक की। ठीक है, अब ये जो क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो ग्राफ है जो मैंने खींचा है इसे मैं सांद्रता अक्ष पर थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ को मैं सांद्रता अक्ष पर, सांद्रता अक्ष कौन सा है हमारा? ये वाला। ये कौन सा अक्ष है? समय का अक्ष है। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं बच्चों सांद्रता अक्ष पर ऊपर की ओर बढ़ा रहा हूं। देखिएगा जरा, तो यहां पर इसने किसी पॉइंट ए पर, ध्यान से सुनना, इसने किसी पॉइंट ए पर सांद्रता अक्ष को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, काट दिया। ठीक है, तो जब हम सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को सांद्रता अक्ष पर ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो यह ग्राफ समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर जो सांद्रता अक्ष है उसको बिंदु A पर क्या कर देता है? काट देता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? बिंदु A। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या खींच रहा हूं? स्पर्श रेखा। ये मैंने खींची स्पर्श, ये मैंने क्या खींची? एक स्पर्श रेखा।
तो ये पॉइंट जो है ए है, इसको मैंने पॉइंट मान लिया है बी, इसे क्या मान लिया है मैंने पॉइंट सी, इसे तो मैंने पॉइंट सी मान लिया है और इसे क्या मान लिया है बी, और वो क्या है ए। ठीक है, तो हमारे पास वापस से क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी से, जो ट्रायंगल बना, त्रिभुज बना ए बी सी से। अब वापस देखिएगा बच्चों, सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ में सांद्रता अक्ष की तरफ हम ग्राफ को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। तो ये जो ग्राफ है t बराबर 0 पर, यानी कि समय जब 0 है तब ये सांद्रता अक्ष को बिंदु A पर काटता है। ठीक है, इस बिंदु A के या इस बिंदु A पर खींची गई जो टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, उसका ढाल ही, उसका स्लोप ही, उसकी प्रवणता ही किसको बता रही है, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग को बता रही है। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि जो R इनिशियल जो होगा, R इनिशियल, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इनिशियल से। ठीक है, तो जो R इनिशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, स्लोप, यानी कि ढाल या प्रवणता। और आपको पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा। आपको यह भी पता है कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, इट मींस L अपॉन A होता है। और आपके पास लंब बटे आधार क्या है इस बार, AB अपॉन BC। तो AB बटे क्या, BC। तो इट मींस R इंस्टेंटेनियस क्या हो गया आपके पास, R इनिशियल क्या हो गया आपके पास, AB बटे BC। AB क्या है बच्चों, सांद्रता C, और ये क्या है, BC क्या है, टाइम, जिसको अपन ने क्या मान लिया है, 0। ठीक है, यानी कि C अपॉन T, सांद्रता तो C है लेकिन टाइम हमारे पास क्या है बच्चों, 0, क्योंकि जो बिंदु है वो किस पर है, T बराबर 0 पर, यानी कि C अपॉन 0। और अगर किसी में भी हम 0 का भाग देते हैं या किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत आएगी। तो इसका मतलब R इनिशियल क्या हुआ, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग क्या हुआ, अधिकतम हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, R इनिशियल बराबर क्या होगा, मैक्सिमम। मैंने पहले भी कह दिया था, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम है, और जब क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम है तो अभिक्रिया वेग को अधिकतम होना ही है, इसलिए प्रारंभिक अभिक्रिया वेग हमेशा क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे तीनों टाइप हुए, औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बोर्ड एग्जाम के पर्पस से या फिर कॉम्पिटिटिव पर्पस से, तो देखिएगा बच्चों, ये जो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है और प्रारंभिक अभिक्रिया वेग है, यहां से क्वेश्चन आने का जो प्रायोरिटी है वो क्या है, बहुत कम है, या मैं कहूं न के बराबर है। यानी कि जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो आपको मिलेगा औसत अभिक्रिया वेग से, या मैं कहूं कि सीधा सीधा जो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको पहले कराया है अभिक्रिया वेग में, वैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको जो आपको केवल इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, R बराबर प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमने सब कुछ देख लिया। तो इनका डेफिनेशन ध्यान रखिए थोड़ा सा, कहीं पे भी आपको रटने जैसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ समझने का है, कंसेप्चुअल है, तो आप पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसी भी चीज को समझने में अगर प्रॉब्लम आई है तो मैं दोबारा से उसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमने औसत अभिक्रिया वेग पढ़ लिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग पढ़ लिया, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप कीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग साथ में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। अभी बिल्कुल इजी लेवल पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब हमारे 4-5 लेक्चर हो जाएंगे तो जितना भी हम टॉपिक कवर कर चुके होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे कि जो अभी तक आ चुके हैं या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अभी केवल हम बोर्ड के पर्पस से देख रहे हैं,
आरबीएसई और सीबीएसई के पर्पज से देख रहे हैं। उसके बाद हम नीट, आईआईटी, जेईई इस लेवल पे भी क्वेश्चंस को ले चलेंगे। तो अभी मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया वेग की इकाई है। अभिक्रिया वेग की इकाई है, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, यानी कि आपको क्या बताना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बी है बच्चों मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सी है मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि औसत अभिक्रिया वेग की इकाई, यानी कि अगर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यदि औसत अभिक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। मोल इनवर्स 2 लीटर सेकंड इनवर्स, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लास्ट है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हुए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अभिक्रिया ए बदल रहा है, अभिक्रिया में ए बदल रहा है, किसमें, बी में, के लिए औसत अभिक्रिया वेग लिखो। के लिए औसत अभिक्रिया वेग लिखो, यानी कि एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए चेंज इनटू बी, ए बी में चेंज हो रहा है, उसके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.04 मोल पर लीटर है। जो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो आपको कितना गिवन है, 0.04 मोल पर लीटर गिवन है। 25 मिनट बाद, आफ्टर 25 मिनट्स,
25 मिनट बाद क्रियाकारक की सांद्रता 25 मिनट बाद क्रियाकारक की सांद्रता 0.03 मोल पर लीटर रह जाती है। तो औसत अभिक्रिया वेग की गणना मिनट तथा सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड पे छोड़े हैं। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है गिवन 0.04 मोल पर लीटर गिवन है। अब आफ्टर 25 मिनट्स क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0.04 मोल पर लीटर से कितना रह जाता है 0.03 मोल पर लीटर रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो मैंने पूरा रिएक्शन लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना है, किसमें, मिनट में भी और सेकंड में भी। औसत अभिक्रिया वेग को मिनट और सेकंड दोनों में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। इन चारों क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रस समीकरण मिति स्टाइकियोमेट्री पे आएंगे कि इसका स्टाइकियोमेट्री से अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। तो वापस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।